हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे पास हमारे साथ दो खूबसूरत लेडीज मौजूद हैं। दोनों ही पाकिस्तानी हैं और बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, अपने अपने जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और शाइला की बात करें तो बड़ी अच्छी खूबसूरत यूट्यूबर हैं और थैंक आजकल यू बड़ा निराला, थैंक यू। रोस्टिंग में बहुत आगे नाम कमा रही हैं। लोग इनको बहुत ज्यादा रोस्ट भी कर रहे हैं। अगर निम्रा की बात करें तो निम्रा भी किसी से कम नहीं है। निम्रा को पाकिस्तान वाले बड़े रोस्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पाकिस्तान वाले बहुत रोस्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छा यहाँ पे मैं ठीक ये है। बात कहना चाहूंगी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हम ठीक दोनों है। की एक कहानी। हाँ, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले। दिल जानी। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरी जान, ऑनलाइन गले भी नहीं लगा सकते हम। हाँ, और लगा सकते हैं। सो मीटअप का प्लान रखते हैं। तो टॉपिक की जानिब आते हैं। तो आप लोगों के कंटेंट से रिलेटेड है तो कोई भी, मतलब अगर मैं इन दोनों की तारीफ करूं तो ये मेरे अल्फाज या मेरा जुबान जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और पीला यरकान हो जाएगा। इन दोनों की ये तारीफ करते बहुत हुए, इन यूनिक शॉर्ट। अंदाज में हमारी जो होस्ट हैं रिबाहा इमरान, ये बड़ी यूनिक पागल हो चुकी अंदाज में है। हमें अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, हमारी तारीफ करते हुए इन मैम की जुबान लड़खड़ा रही है और जुबान ठंडी हो गई है। तो बेहतर नहीं है कि हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएं ताकि जी जी। आप सवाल इन पूछते शॉर्ट रहें। बात करने का मकसद शाइला जी ये है कि आप दोनों को जो है, आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉपिक की जाने आते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें सुपर चैट करें। और टॉपिक की जानिब आते हैं। तो मोदी कैन बिकम फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस यूएस कांग्रेस ट्वाइस। शायला जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को um, क्यों इतना वेस्ट जो है वो इतना पसंद कर रही है? यूएस स्टेट की जानिब से उनको बहुत ज्यादा मतलब पसंद किया जाता है। वेस्ट की जानिब से ऑलमोस्ट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट तो खैर मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसा क्या मैग्नेट है कि मोदी जी को सब बहुत ज्यादा चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। डेट्स वाई आप देखिए, जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। आपने अमेरिका की बात की। देखिए आज जो आजकल जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में है, 7+ जा रही है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये लेस देन 5 में जा रहे हैं, और अमेरिका तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, कह रहे हैं कि ये माइनस ग्रोथ अपनी शो कर सकता है। तो इन हालात में आप देखें, जो मुल्क अब आने वाले दिनों में तरक्की करेगा, जो मुल्क आने वाले दिनों में दुनिया पर हुकूमत करेगा, तो ये जो अंग्रेज होते हैं ना, इनके पहले से भाप लेते हैं कि आने वाला जमाना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की विवाह पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखें, 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो थर्ड टेन्योर है ये भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो यही वजह है, चढ़ते सूरज को हर कोई कहते हैं ना सलाम करता है, नमस्ते करता है, तो यही सीन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी बहुत चाह रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा कोशिश की, यूए के थ्रू कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कोशिश की कि हमारी मोदी जी से एक मुलाकात करवा दे। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि अगर हमने और हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, और ये जरूरी भी बहुत है। निम्रा, आप बताइएगा कि आप क्या समझते
टॉपिक से रिलेटेड विवाह, अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने कुछ सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करें तो उनके हमसे ज्यादा रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे वजीर आजम की जगह अगर उनको चॉइस मिले किसी एक को सिलेक्ट करने की तो दे विल गो टुवर्ड्स मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी ने, देखो, इज्जत कमानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। वैसे नहीं है कि एक वजीर आजम आया तो उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रोच करेगी। आपको अपना नाम बनाना पड़ता है अपने काम से साबित करके। आप देखिए जितना 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करती हैं, आपने अगर उनकी स्पीच वगैरह सुनी हो तो जब भी कोई हिस्टोरिकल डेज आते हैं इंडिया के तो उनकी स्पीच जो होती है वो स्पेशली उनकी नौजवान पीढ़ी को टारगेट कर रही होती है, उनके लिए पॉलिसी बना रही होती है कि आने वाले अरसे में हमें ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी ये बताते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है, और बाहर जाते हैं दूसरे वजीर आजम से, दूसरे ममालिक के सदर से मिलते हैं, लेकिन मुआहिदा तय करते हैं। अगर अभी आपने न्यूज सुनी हो, हमारे मुल्क के वजीर आजम भी बाहर गए हैं मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं। हमने उनको आम थमा दिए, उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका, ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। वो बिल्कुल लिटरली, वो सॉरी टू से बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम जापान जैसे मुल्क की बात करते हैं जिसका दुनिया में नाम है, टॉप 3 इकोनॉमीज में से जापान एक है, जापान की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी के नारे लगे। आप देख लें प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है। हमारी गल्फ नेशंस ने उनको सोने के हार पहना दिए थे तो पीछे रह क्या जाता है? तुर्की, तुर्की जिसकी बनती नहीं थी इंडिया के साथ, तुर्की ने दोस्त बोल दिया यार इंडिया को, ऑपरेशन दोस्त वहां पर हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने लगे थे, उन्होंने बोला नहीं भाई रुको, उधर ही रुको, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम लोगों को अपने मुल्क में रहो। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर गए भी नहीं थे, और तुर्की की जानिब से दोस्त भाई के वहां पर नारे लग रहे थे, और इंडिया को ये भी कह दिया गया कि बस कर दे, अब हम लोग की एम्बेसी जो है वो फुल हो गई है। आपने हमारी बहुत दिल खोल कर जो है वो मदद करती है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोला कि जो सामान है वो भी ले जाओ भाई अपने मुल्क में, हमें अपना ही सामान तुम लोग वापस कर रहे हो। तो अब आप देख ले कि जब इस तरह की सूरत हाल रहेगी हमारे मुल्क की भी, और हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ही लीडर्स को बाहर जाकर हमें पाकिस्तान में रिप्रेजेंट नहीं करना आएगा उनको। यार मैं कहती हूँ कि जिस बंदे को स्पीच करनी नहीं आती, जो बंदा हाथ में स्क्रिप्ट लेकर स्पीच करता है, बार बार देखता है, वो क्या यार वो प्राइम मिनिस्टर के रहने के लायक है? आप देख लें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं सूट बूट में, जाते हैं रेडी होकर जाते हैं, ब्रांडेड सूट पहनकर जाते हैं, इतने लाइक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने कभी देखा है मोदी को कि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा हो? कहीं पर भी जाते हैं आपने उनको उनके रवायती लिबास में ही देखा होगा। ये बात आप भी एक्सेप्ट करती हैं, किसी भी बड़े मुल्क में वो चले जाए, किसी भी विजिट के लिए वो चले जाए, उनका वही लिबास होता है जो उनका इंडिया में होता है। एज कम्पेयर टू हमारी बात करें तो हम तो है ही बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस, हम तो है ही बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, और यही चीजें हमें लेकर बैठी हैं। इन्हीं चीजों ने हमें डबो दिया है। हम लोगों ने तरक्की की बजाय हम लोगों ने दिखावे पर, अपनी जेब भरने पर, अपना सिक्का, वो कहते हैं ना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट हमने देखे हैं, हमने कौम का इंटरेस्ट नहीं देखा है। तो जब अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी वैसा, तो फिर पाकिस्तान गया तेल लेने, अब बैठ के देखो, फिर मोदी के नारे सुनो। फिर निम्रा अब तो हम तेल भी नहीं ले सकते, हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम जो है तेल भी लेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। आवाम जो है इस वो अभी उसका बोझ नहीं उठा सकती। शायला, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यूएसए, यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया इस खित्ते में बेहतरी लाएंगे। आपको क्या लगता है ये कैसे लाएंगे जो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है? क्या कहेंगे आप?
अब देखिए रिबाहा, अभी जो पिछले मंथ इंडिया ने एक रिकॉर्ड कायम किया, यूरोप में उन्होंने अपनी जो पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब से भी आगे बढ़ा दी है। तो आप देखिए रशिया यूक्रेन की वॉर ने जितना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कितना बड़ा दचका दिया है, इसमें अगर दुनिया की अगर हेल्प की है तो वो भारत ने की है, पूरी यूरोप की मदद भारत ने की है। तो आप देखिए एक ऐसी कंट्री जो कि तेल खुद इंपोर्ट कर रही है, आज वो इस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है कि वो तेल एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है चेंज हो रही है। अब अमेरिका बैंकरप्ट होता चला जा रहा है, इंडिया का जो पैसा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। 19 देशों में करेंसी चलने लग गई है, 72 के साथ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर्स अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा एंड इंडियन रुपीज का दौर आएगा। जो भी इस दुनिया की सुपर पावर होती है, पूरी दुनिया में करेंसी का डंका उसी का ही बजता है और इंडिया का भी बजने वाला है, क्योंकि इंडिया की करेंसी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उनके ट्रेड मजबूत है, उनकी पॉलिसीज मजबूत है। आपने जैसे नरेंद्र मोदी और निमरा ने पीएम शहबाज शरीफ की बात की, देखें रिस्पेक्ट उनकी इस वे में भी बहुत ज्यादा है। 9 साल में कोई उनके ऊपर एक भी करप्शन का केस नहीं आया, कोई करप्शन उनके चार्जेस नहीं लगे। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के लाख इख्तलाफात हो उनसे, लेकिन उनका जो करेक्टर है, उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो ईमानदारी है, वो आज भी इंडिया के लिए वैसी है जैसे डे फर्स्ट से थी। आरएसएस से लेके आज तक उन्होंने जितना भी कमाया अपने भारत को ही दिया है। सीएम गुजरात के थे, जब प्रमोट हुए पीएम के लिए जितना भी कमाया गर्ल्स एजुकेशन में दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज इंडियन जो है अपने प्राइम मिनिस्टर के पांव छूते हैं और वो कहते हैं कि आज अगर हम प्राउडली किसी देश में बैठे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। अगर पीएम शहबाज शरीफ की आपने बात की, देखिए वो उर्तुगान की जो अभी तकरीब थी, जब उसमें दोबारा वो सदर बने, प्रेसिडेंट बने, तो वो पहले तो वो गले मिले, उन्होंने गले नहीं मिला। अब नहीं मिला, इसकी भी तो वजह है ना, जब उनपे मुसीबत आई थी तो इंडिया के यहाँ से इमरजेंसी जहाज जा रहे थे, हमने कहा हमारी फिजाओं को आप टच नहीं करोगे, दूसरे रास्ते से जाओ। तो उन्होंने लंबा रास्ता, अगर टर्की के हम दोस्त होते तो अगर इंडिया मदद के लिए आ रहा तो हमें चाहिए था कि आप जल्द से जल्द पहुंचे, इस रास्ते से पहुंचे। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे आम लेके आए, वो कहते ठीक है, आधे आप खा लेना, और आधे उनकी मिसेस को कह रहे थे आधे आप खा लेना, और अब मैं जा रहा खा लेना, इसका स्वाद बढ़ता है। कोई एक पेटी इधर भी भिजवा दो। हाँ, आम, किसी को ये बकरे 100 बकरे भिजवा देते, किसी को आम, बस यही कुछ तो रह गया हमारे पास। तो ये चीजें जो होती है ना दुनिया में, अब देखें वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, कह रहे थे अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे, और पीछे मौलाना लोग बैठ बोल के कह रहे थे आमीन, सोए हुए। ये हालत है हमारी प्राइम मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट के अंदर। और पहले हमारे एक मुल्क में नारा लगता था, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। अब कहते हैं हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। तो ये जो चीज है ना, ये सारी रिवर्स हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन या आने वाले साल में कोई भी बेहतरी हो। सब यही कह रहे हैं कि 50 साल तक भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि सियासी पार्टीज जो होती हैं हमारे मुल्क की, एक भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अगर हम मोदी जी की बात करते हैं, आप देखें कितनी बड़ी पार्टी उन्होंने बना ली बीजेपी की, और हमारे जितनी भी पार्टीज हैं, नवाज शरीफ की बात कर लें आप, इमरान खान की बात करें, बेनजीर भुट्टो की पार्टी तो नहीं खत्म हुई, लेकिन उसका वो चार्म खत्म हो गया। अब इमरान खान है, अगर कल को ये नहीं रहते, लोग सिर्फ इमरान खान को वोट देते हैं। आज अगर इमरान खान नहीं है तो पीटीआई भी क्या हुआ, क्योंकि मेरिट नहीं है ना, स्टैंडर्ड नहीं है हमारे मुल्क में। तो ये वजह है जिसकी वजह से हम फिल वक्त बहुत पीछे हैं, और इंडिया हमसे 100 साल आगे निकल चुका है, 100 साल। और अमेरिका भी आजकल सिर्फ एक ही नारा लगाता है, और वो है इंडिया का। ये बात तो सच है शाइला कि वेस्ट में या वर्ल्ड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया को बहुत ज्यादा मोहब्बत की जा रही है, उनको चाहा जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो आज अगर इंडिया जो है वो जिस मकाम पर पहुंचा है, 5वीं बड़ी सुपर पावर बन चुका है, तो इसके पीछे सारा क्रेडिट उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं और अपनी आवाम को उन पॉलिसीज में जो है बड़ा अच्छा एक मतलब वे दिया है, एक बड़ा अच्छा एक इंटेलेक्चुअलिज्म दिया है। एजुकेशन की बात ले लें, आईटी की बात ले लें, हर चीज में इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। दैट्स वाई कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनाई है। निम्रा, आपसे भी यही क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि सऊदी अरब और इंडिया, यूएई और यूएसए जो है वो इस खत्ते में बेहतरी लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन है और वो कैसे बेहतरी लेकर आ सकते हैं? रिबाहा, इंडिया चूंकि ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब
जिन जिन से ऑयल लेता है उनका भी पत्ता कटने वाला है, क्योंकि इंडिया खुद बजाते खुद हाइड्रोजन फ्यूल पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जो डिपेंडेंसी है ना उनकी अदर नेशंस पर, अदर कंट्रीज पर ऑयल की इंपोर्ट से रिलेटेड, वो भी आने वाले अरसे में जो है वो भी कम होने वाली है। हम देखते हैं कि ऑलरेडी इंडिया जो है वो हर चीज बना रहा है, और उसमें अगर ये क्योंकि आने वाले अरसे में उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया है कि हम लोगों ने इस चीज की डिपेंडेंसी को भी कम करना है। आप देख लें कि आज इंडिया अपनी डिपेंडेंसी दूसरी कौमों पर, दूसरी कंट्रीज पर क्यों कम कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वो क्या क्या है उनका आत्मनिर्भर भारत का फैसला किया हुआ है कि हम लोगों ने अपनी कंट्री को किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रखना। अभी रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बोला है कि 2014 के भारत को और अब के भारत को अगर देखा जाए तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, जिसे हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई मॉर्गन स्टैनली भी झूठी है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें जलाने के लिए मॉर्गन स्टैनली जो है वो इस तरह की रिपोर्ट्स शाया कर रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो दे रहा है। आप देख ले, इतने बड़े बड़े इदारे जब इंडिया की तरक्की को खुद मेंशन कर रहे हैं, इंडिया को सल्यूट कर रहे हैं। आपको पता है जो बाइडेन ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये भी कहा था कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए, फिर चाहे मजाक में बोला था बट ये बात हुई थी। इसके अलावा अगर आप आज से कोई 3-4 महीने पहले जाएं तो जो बाइडेन ने उनको सल्यूट भी किया था। भाई दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, और बड़े बड़े ममालिक एवं किसी को उठकर सल्यूट नहीं मार देते, एवं किसी को ये नहीं कह सकते कि ऑटोग्राफ लो, ऑटोग्राफ दो हमें। उनको ही करते हैं जिनका उनको नजर आ रहा होता है कि भाई ये मुल्क आगे जाकर कुछ बड़ा करने वाला है, इस मुल्क के साथ हमारे मफाद जो है वो जुड़े हुए हैं। आप देख लें कि जब सैंक्शंस लगी थी, हम लोगों ने रशिया से ऑयल हम लोगों पर हैवी हो गए, भाई बड़े बड़े इंडिया पर हैवी नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हु द हेल आर यू कि तुम लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में टांग अड़ाओ। भाई तुम लोग कौन होते हो हमारी आवाम के लिए? जो सही है हम वो करेंगे, और हम गुलाम के गुलाम रहे। हमारी वो स्लेव्स वाली, वो गुलामों वाली जो सोच है ना, वो बीच में आ गए और हम फिर वहीं के वहीं रह गए। और इंडिया जो है वो आगे बढ़ गया, उसने अपनी आवाम के लिए जो है वो सस्ता तेल ले लिया। इवन इम्पोर्ट करने के बावजूद भी आज आप देखते हैं कि उनकी पेट्रोलियम की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ पर है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां पर इंडिया इंपोर्ट्स करता था, बट अब वो इंपोर्ट, आप दिवाली की मिसाल ले ले, जब चाइना के साथ क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ये पिछले से पिछले साल की बात है, तो इंडिया ने टोटली बायकॉट कर दिया था चाइना का। दिवाली पर एक बहुत बड़ी इंपोर्ट होती थी इंडिया की चाइना से। दिवाली का जितना भी सामान होता था, पटाखे वगैरह जितने भी जो भी होता था, वो सारा कुछ चाइना से आता था, मेड इन चाइना का होता था। मगर भारत ने कहा कि ये क्यों इतना इतरा रहा है, क्यों इतना सर पे चढ़कर नाच रहा है, अब हम इनको बताएंगे। तो उनको बायकॉट किया गया, और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज, वो जितना भी टोटल सामान था वो सारा भारत ने बनाया। और ये भी रिपोर्ट आई थी कि इससे चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा। मतलब भारत ने बताया कि तुम भाई जितने बड़े मर्जी हो, जो चाहे चांद तक पहुंच लो, हम तुम लोगों को फिर भी नीचे गिरा सकते हैं, हम तुम लोगों के मुकाबले में फिर भी आ सकते हैं। और बताया कि अब दूसरी नेशंस रहती होंगी चाइना पर डिपेंडेंट, बिकॉज आपको भी पता है कि चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बट भारत ने कहा हमें उस चीज से फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग टैलेंटेड है, हम लोग काम करेंगे, हम अपनी मेहनत से तुम लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तभी तो चाइना को इतना तड़का लगता है। अभी आपको पता होगा कि आज से 2-3 साल पहले एक सैटेलाइट के पता नहीं एक रॉकेट बना लिया था इंडिया ने, जिसकी ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हुआ था। चाइना को वो बात हजम नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो आप देख लें कि चाइना जैसा मुल्क इंडिया से जलता है, इंडिया से खार खाता है, और हमसे हमें ये करता है वो, हमें ये करता है वो। आपने वो अरे रिसेंट एक वाकया देखा देख होगा ना, जिसमें है? मस्जिद को एक वो रिसेंटली आपने अरे देखा। बाबा क्या बात कर रही हो, यहाँ पर हमारे सिटीजन्स को तो पता ही नहीं था, हम जा जाकर उनको बता रहे थे भाई चाइना वालों ने ये हरकत की है, मुसलमानों से रिएक्शन दो, रिएक्शन दो। उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था, इतने ठंडे उनके रिएक्शन। नहीं नहीं, वो तो हमारा दोस्त मुल्क है, उनका तो कोई दीन मजहब ही नहीं है, हम उनके कंट्री में कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। चाइना ने अगर किया तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगी। मैंने बोला अगर यही यही जो वीडियो है वो भारत से आती तो आपका रिएक्शन क्या होता? आप तो पूरी रैली लेकर यहाँ पर आते ना कि बायकॉट करो भारत का, जितनी प्रोडक्ट्स है उनका बायकॉट करो, नीचे जमीन पर तस्वीरें बनाकर उसके ऊपर क्रॉस लगाकर पाँव देकर जाते। आपको भी पता ये होता है। अभी हमारे यहाँ पर हफीज सेंटर है एक जगह, यहाँ पर ना जब नूरपुर शर्मा वाला केस आया था ना, तो तब ब्लैक पिक्चर्स जमीन पर लगाकर ना क्रॉस बनाकर उसके ऊपर ना पाँव दिए गए थे। देखिए रिलीजन पर बात आए कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं होती ये बात बर्दाश्त, ये मैं मानती हूँ। बट आप फिर हर एक के साथ इक्वल रहो ना। भारत से केसेस आ रहे हैं, आपका गुस्सा उभर उभर के बाहर आ रहा है। चाइना से केसेस आ रहे हैं, आप क्यों चुप हो? आपके मुंह पर क्यों ताला लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि उनसे डॉलर्स आते हैं।
क्यों? क्योंकि उनसे पैसा आता है, वो आपकी मदद रोक देगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तब कहाँ जाती है आपके सारे जज्बात? तब नहीं आपको याद आता कि आप एक मुस्लिम कंट्री हो, मुस्लिम होने के नाते आपको आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो डिप्लोमेसी है ना, यहाँ की आवाम में है, बहुत ज्यादा है। जहां पर नजर आता है ना कि अपनी जेब गर्म होनी है, वहां पर सबके मुंह को ताले लग जाते हैं, सबका मुंह सिल जाता है। और भारत से चूंकि टीआरपी बननी होती है, क्योंकि भारत के बगैर हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती, क्योंकि भारत के बगैर हम लोग नजर नहीं आ सकते, तो भारत 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 भारत, बस ये है हमारी स्ट्रेटेजी। बात तो आपने निम्रा बिल्कुल ठीक की है। देखिए मैंने भी इस इश्यू पे जब देखा ना, जब मैंने ये वीडियो देखी चाइना की, तो मैंने पहली फुर्सत में ये बात की थी कि चाइना पे अगर ये वीडियो वायरल हो रही है तो पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की जानिब से या पाकिस्तानी आवाम की जानिब से जो रिएक्शन, ठंडा पता रिएक्शन। ही नहीं था, अवाम को पता ही नहीं था इस बारे में। अगर ये वीडियो भारत से आई होती तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाई जाती, हमारी अवाम पागल हो जाती। वो कहती, वो रैलियां निकलती। मैं कहती हूँ चाइना के लिए भी रैलियां निकलनी चाहिए थी। गलत किया है ना, 800 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश किया है। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताए, चाइना तो आपको दाढ़ी भी नहीं रखने देता, चाइना तो मुसलमान औरतों को बुर्खा भी नहीं पहनने देता, चाइना तो रोजे भी नहीं रखने देता। कहाँ का मुसलमान है फिर वो? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का कैसे दोस्त हो सकता है वो, जब वो वहां पर मुसलमानों के साथ ही हरकतें कर रहा है? फिर अपने मफाद के लिए हमारा दोस्त है। यहाँ की अवाम को समझ नहीं आ रही है ये बात। बिल्कुल ठीक कहा शाइला। आप क्या कहेंगी कि मस्जिद जो है वो डिमोलिश की गई है, अगर यही इंडिया ने की होता तो क्या रिएक्शन होता आपका? मैं तो यही सोच रही थी जब मैंने भी उस वीडियो पे रिएक्ट किया, मैंने कहा वो मौलाना लोग कहाँ हैं जो फ्रांस के लिए बाहर निकल आए थे, पुलिस को इन्होंने टारगेट किया था, एम्बेसी बंद करो और हम वापस नहीं जाएंगे, वो लोग किधर सो रहे हैं? ये सारी गेम हम, पाकिस्तान ऐसा देश है जो समझता है वो इस्लाम का ठेकेदार है, लेकिन उसके बाद उसमें हम सिर्फ भारत में अगर कुछ हो जाता है तो हम उसी के लिए बस निकलते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ उधर ही खतरे में नजर आता है, बाकी किसी देश में नहीं होता। और चाइना के खिलाफ अब देखिए ब्लास्फेमी जब चाइना के उसके बंदे पे आई, आज तक कोई भी नहीं बचा पाकिस्तान में, लोग उसको जेलों के अंदर घुस के मार देते हैं, ठीक है, वो श्रीलंकन बेचारे को भी मार दिया, लेकिन ये वाहिद हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ये चाइना बंदा जो है आराम से सेवली, वो उसको अभी फिलहाल कहते हैं जेल में डाला, मुझे तो लगता है बाहर भी भिजवा दिया है। तो हम फेवर कर रहे हैं उनको। और जैसे इमरान खान साहब की मैं यहाँ पे बात करूंगी, वो कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और पूरे दुनिया को उन्होंने इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आज जब चाइना में जो हो रहा है, आप बार बार अपने बारे में तो ऑनलाइन आके अपने पेज पे तो आप लोगों को ज्ञान बांट रहे होते हैं, तो आप अब चाइना के लिए क्यों नहीं बोल रहे? अगर इंडिया में तो उन्होंने कहना था इंडिया के मुसलमानों, हमें आपका दर्द मालूम है, हमें पता बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन चाइना के आगे बोल नहीं सकते ना। चाइना इनको, आधा मुल्क तो इनका चाइना के पास गिर भी पड़ा, और जो आधा है वो कहेगा अभी दो वरना ये भी खाली करो। तो ये चीजें हमारे, जब इमरान खान से पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कहता है मेरे नॉलेज में तो ये चीज नहीं है। हाँ, हर बंदे के नॉलेज में है और उनके नॉलेज में नहीं है। सो ये निम्रा की बात सही है कि हम लोग किसी एक के साथ भी स्टैंड नहीं करते हैं। जहाँ से हमारे मफादात होते हैं, जहाँ से हमें फ़ायदा होता है, जहाँ से हमें डॉलर्स आते हैं, हम सिर्फ उनका पल्ला पकड़ते हैं, और बाकी दुनिया की प्रॉब्लम्स, बाकी दुनिया के मिसाल हमें नज़र ही नहीं आते। और वो जो OIC ऑर्गेनाइजेशन हमने वो फेक बनाई हुई है, वो तो कहीं सोई पड़ी है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि बाकी माइनॉरिटीज के साथ जब होता है तब हमें कोई आवाज हम नहीं उठाते। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, वो भी तो इंसान है ना, उनका भी एक धर्म है, उनका भी एक रिलीजन है। लेकिन अगर मुसलमान के साथ हो, फिर हम बहुत तड़प जाते हैं कि हाय मुसलमान के साथ क्यों हो गया, मुसलमान के साथ। तो होना तो ये चाहिए कि अगर हम खुद को ह्यूमन बीइंग कहते हैं और हम ह्यूमैनिटी पे बिलीव रखते हैं, और हम खुद को एक बहुत बाशऊर अगर कौम समझते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत से मजाहिब है जिनको पांव तले कुचला जा रहा है, हम उनके लिए भी तो फिर आवाज उठाए। हमें चाइना में गिरती हुई मस्जिद नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में टूटने वाले मंदिर हमें क्यों नजर नहीं आ रहे? चाइना में हमें पता है कि मुसलमानों को रोजे रखने नहीं दी जा रहे, लड़कियों को हिजाब पहनने नहीं दी जा रहा, तो यहाँ पे जो हिंदू लड़कियां उनको जो फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जा रहा है, हम उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अपनी सेफ साइड पे रहते हैं और पूरे दुनिया के मुसलमानों के हम ठेकेदार बने, और हम जो दूसरी माइनॉरिटीज के साथ करते हैं उसके लिए हमने अपने मुंह पे चुप लगा रखी है। और मेरे लिए ये बहुत अफसोसनाक बात है, जब आपको मुस्लिम की तकलीफ है तो आपको फिर हिंदू की भी होनी चाहिए, पाकिस्तानी आपको क्रिश्चियन की भी होनी चाहिए, पाकिस्तान में मौजूद हर माइनॉरिटी की भी आपको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर होता है, माइनॉरिटी कहती है ये जायज है, ये जिहाद है और ये ऐसे ही चलेगा। तो फिर जो चाइना कर रहा है ठीक कर रहा है, मैं तो फिर उसको भी ठीक कहूंगी। अच्छा शाइला, आखिरी सवाल आपसे है कि इस्लामिक ममालिक जो है वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बुरे तरीके हाँ। से, और हम्म। इंडिया को वो सुपर हीरो बना रहे हैं, सुपर पावर हम्म। बना रहे हैं, क्या कहेंगे?
ये बहुत अच्छा सवाल भी है और इसका जवाब बहुत मुख्तसर भी है, और शायद 1 साल से यही डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आज तक दुनिया को दिया ही क्या? कोई एक चीज़ बता दो मुझे, क्या दिया हमने दुनिया को? सवाए टेंशन के हमने दुनिया को कुछ नहीं दिया, और सबसे बड़ी टेंशन जो हमने दुनिया को दी है वो ये कि हमारे पास एक एटमी असासा है। दुनिया को पाकिस्तान की कम और एटमी असासे की ज़्यादा फ़िक्र पड़ी हुई है। और ये जो हमारे जज्बा मुल्क में जो बोलते हैं। हाँ, तालिबान और टीटीपी ने एक अपनी गवर्नमेंट बना ली जिसको वो ऑफिशियली रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ना तो किसी से खरीदता है, कुछ जो खरीदते हैं वो भी उधार पे खरीदते हैं। मुल्क को चलाना है वो भी उधार पे चलाना है। तो दुनिया दे दे के थक चुकी है, सऊदी अरब दे दे के थक चुका है, यूएई हमें दे दे के थक चुका है, चाइना दे के थक चुका है। दुनिया अब हमें अवॉइड करिए, अभी ये उर्तुगान की बात हमने दी, टर्की हमारा बेहतरीन दोस्त रहा है, हमें बहुत ज्यादा उनसे डॉलर्स भी आते हैं, सपोर्ट भी आते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने नई हुकूमत शुरू की तो उन्होंने ये जेस्चर ही बताते हैं ना कि वो पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट नहीं रखते। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं हम भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन लाइक करता है? कोई भी नहीं। और इंडिया के देखिए, इंडिया एक कारोबारी देश है, आप उसको सियासी एतबार से तो समझेंगे लेकिन कारोबारी एतबार से देखें, आधे से ज्यादा दुनिया का पेट इंडिया पाल रहा है। चावल है, सब्जियां हैं, ये अगर हम अपनी इस्लामिक कंट्री की बात करें, इनके पास तेल के अलावा है क्या? सब्जी, दालें, चावल, गंदुम, अनाज, सारा कुछ तो इंडिया इनको भेज रहा है। और हम भी एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन हम तो खुद इंपोर्ट पे आ गए हैं। हम तो यहाँ पर इतना भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे कि 24 करोड़ लोगों की भूख मिटा सके। तो मैं यही कहूंगी कि एक्चुअली इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी का नाम है, और इंडिया एक इतनी बड़ी दुकान पे बैठे है, किसी के यहाँ लेने जाता है तो उससे बड़ा कोई ग्राहक नहीं है, और किसी को कुछ बेचने जाता है तो उसमें क्वालिटी भी है और उसका म्यार भी है। और दुनिया यही चीज चाहती है, रिबाहा अगर मुझे 2 पैसे कहीं से आ रहे हैं ना जिस कंट्री से, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊंगी, ना कि उस कंट्री से जो मेरा हुआ आया हुआ पैसा भी लेके उधार में डाल दे, और चुका भी तो नहीं रहे ना, हम किसको लोन दे रहे हैं? कोई नहीं। इंटरेस्ट बढ़ता। हमारा स्टेट ऑफ बैंक जो पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाता है, वो गिरवी रखा हुआ है। और और क्या वही कहेंगे आप? डॉलर्स प्राइवेटली खरीद रहे हैं और महंगे दामों खरीद रहे हैं, उनके पास भी डॉलर्स खत्म है, जो हमारा स्टेट है। एग्जैक्टली तो हमें फिल वक्त अपने यूथ की फिक्र करनी चाहिए। अगर हम कहें कि मुल्क 10 साल में बेहतर हो जाएगा, तो इंडस्ट्रीज कोई नहीं है मुल्क में, कोई हमने सन्नत नहीं छोड़ी, कोई कारोबारी सेटअप नहीं लगाया। बच्चे सिर्फ यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाहर चले जाते, पढ़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। 1947 से लेके अब तक हमने बच्चों को यही सिखाया कि बाहर कमाओ, बाहर कमाओ। मुल्क में कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्या रह गया? आप यकीन करें, लाहौर से इस्लामाबाद चले, मैं चैलेंज करती हूँ जो भी सुन रहे हैं, रास्ते में आपको कोई 10 फैक्ट्रीज भी नजर नहीं आएगी जिसको आप लिख लो कि मैंने रास्ते में 10 देखी। सन्नतकारी यहाँ पे है ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? इंडिया ने खुद को इंडस्ट्रियलाइज किया है। इंडिया के अंदर आप देखिए डिफेंस की चीजें बनना शुरू होगी, इंडिया डिफेंस में जो है अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेहतरीन है। और मैं ये कहूंगी कि अगर हम खुद से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम कुछ कॉपी तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो भी मुश्किल है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ना मेरा कोई फ्यूचर है, ना आपका कोई फ्यूचर है, ना कोई निमरा का कोई फ्यूचर है। यहाँ पर एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास इंसान बाहर इतना टेंस है ना। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो यहाँ पर महाना 1 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो कमा रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। तो कारोबार समेट के लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने तो जैसी जिंदगी गुजार ली, मैं अपने आने वाले बच्चों को क्या इस देश में बड़ा करूंगी? आप खुद सोचें, ऐसे देश में बड़ा करूंगी जहाँ ना एजुकेशन है, ना बच्चे की कोई रैशनल थिंकिंग है। यहाँ पर रेडिकलाइज बच्चों को किया जा रहा है, फिर जहाद है, फिर मदरसा सिस्टम है। पॉलिटिकल लीडर जो कि हमारे रहनुमा होने चाहिए, वो एक दूसरे को पर्सनल गाली गलोच पे उतर रहे हैं कि मुल्क दुनिया ऐसी चलती है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान नहीं आना चाहते। कितने ओवरसीज पाकिस्तानी 10 साल से ज्यादा मुद्दत हो गई है, उनको खुद अपने पाकिस्तान में आने से डर लगता है। तो फिर बाहर के देश कैसे आएंगे? यहाँ पर कोई कैसा अपना पैसा लगाएगा? आज जैसे उन्होंने बोला कि मस्जिद तोड़ी गई, अगर ये कहीं और तोड़ी गई होती, यहाँ पे डंडे लेके निकल जाते। मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी जो मैंने एक बिजनेस सेटअप पे लगा दी, लोग तोड़ देंगे, मुझे कौन भरेगा वो पैसा? कोई भी नहीं भरेगा। यहाँ पर जिसका मन चाहता है वो डंडे लेके निकल जाता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, कोई रिकवरी नहीं, कोई कानून नहीं, कोई उनको रोक टोक नहीं है। तो जब ये चीजें दुनिया की बढ़ती मैशियत देखती है, वो इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो श्रीलंका में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी खुद नहीं तैयार। हमारे जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट हुकूमत होती है पाकिस्तान, पैसा इनका बाहर, जायदादें इनकी बाहर, कारोबार इनके बाहर, बच्चे इनके बाहर, ये सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स करने आते हैं, और जैसे इनकी हुकूमत जाती है खुद भी बाहर चले जाते हैं।
तो मुल्क का ये ट्रेंड बन चुके हैं और शायद आवाम ने भी अब इसको सीख लिया और ये ऐसे ही चलेगा। ये मुल्क सिर्फ गरीबों का है, अमीरों का ये मुल्क नहीं है। निम्रा, आप क्या कहना चाहेंगी कि जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज हैं या इस्लामिक ममालिक हैं जो ओआईसी के भी मेंबर्स हैं, वो पाकिस्तान को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, इवन कि वो इंडिया को सुपर पावर जो है वो बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? अरे वहाँ सबसे पहले तो मैं शाइला ने अभी रिसेंटली एक बात बोली है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। एटॉमिक बॉम्ब की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से हम लोग एटॉमिक पावर बने हैं, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। 28 मई को हम लोग जो थे वो न्यूक्लियर पावर बने थे, जिसको यौम तकबीर बोला जाता है, डे ऑफ ग्रेटनेस बोला जाता है। मैंने उसके हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था। अपनी आवाम से पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट 28 मई, 28 मई। दोनों एक दूसरे की शक्लों को देखने लगे, क्या हुआ था, क्या हुआ था, 28 मई को क्या हुआ था। इनको हमें ये 14 अगस्त पता है, पता क्या हुआ था। हमें, हाँ, हमें ये पता है हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, कब हम लोग एटॉमिक पावर बने, हम लोग कैसे बने, वो किसी को भी नहीं पता। कोई हिस्ट्री पता, वो हवाई बातें करते हैं बस के बस। जो हमें सिखाया जा रहा है सदियों से, बस वही सही है। हम लकीर के फकीर है, हम लोग रिसर्च पर काम ही नहीं करते, हम लोग किसी चीज का बैकग्राउंड ही नहीं देखते, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है। तभी तो बोलते जब हमारी हिस्ट्री ही न्यूट्रल नहीं है तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ हम, मतलब हमारी तालीम ही कोई नहीं है तो हम पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान, आप देखिए अभी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को एग्जिट करके अब्रोड शिफ्ट हो गया, बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गया। आप देख ले वहां जाकर इनको कोई हाईएस्ट पोस्ट पर तो नहीं बिठाया जाता है, बेचारे पेट्रोल पंप्स पे हमें देखने को मिलते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। कोई हाईएस्ट पोस्ट तो नहीं उनको देती, इंडियंस के नीचे काम करते हैं, वो इंडियंस के अंदर वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट ही नहीं करते। अभी मैं रिसेंटली सऊदीया की रिपोर्ट पढ़ी थी, सऊदीया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जिन्हें फांसी दी गई है ना सऊदीया में, वो पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल। आप देख ले क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तानी बेचारे पाकिस्तान की गुर्बत से तंग आकर बाहर के ममालिक जाते हैं, वहां पर भी उनको कोई हाईएस्ट पोस्ट दी नहीं जाती, फिर वहां पर क्राइम्स करने लग जाते हैं और दोबारा वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तानी भेज दिए जाते हैं। यूके में काफी ज्यादा केसेस हुए हैं कि वहां पर छोटी छोटी बच्चों को हरास कर रहे हैं। हमारा तालीमी निजाम ही सही नहीं है यार। जो हमारे तालीमी निजाम में कोई न्यूट्रलिटी नहीं है, कोई ढंग की एजुकेशन नहीं है, वही सदियों पुराना आबा अजदाद के जमाने का। जो लेटेस्ट अपडेट आती है, जो लेटेस्ट रिसर्च आती है, उससे तो हमारा तालीमी निजाम है ही कासिर। इसीलिए तो जो हमारे बड़े बड़े एलीट क्लास है वो अपने बच्चों को पाकिस्तान की बजाय अब्रोड भेजते हैं। अब्रोड पढ़ाना जो है वो पसंद करते हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चों को कोई फ्यूचर तो होगा। इनकेस अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, उनके पास बाहर की डिग्री होगी, उनको जॉब इजीली मिलेगी, पाकिस्तान की डिग्री होगी तो वो वैसे ही देख के कह देंगे जाओ भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए। बाहर की डिग्री होगी तो वो ये भी नहीं कहेंगे कि एक्सपीरियंस कितने साल का तुम्हारे पास, बाहर की डिग्री है ना, चलो आओ बैठो हमारी गद्दी पर बैठो, आओ पैसे लो और काम करो अपना। ये हिसाब है यहाँ का। और बाकी आपने ओआईसी की बात की है, मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि इस वक्त जो इस्लामिक ममालिक हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि उनका रुझान जो है वो इंडिया की जानिब हमें दिख रहा है। अभी रिसेंटली एक अरब इन्फ्लुएंसर ताहा कश्मीर में मौजूद थे, उन्होंने वहां की वीडियो वायरल की। उन्होंने बोला दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड, दिस इज नॉट यूरोप, दिस इज नॉट वेस्ट, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडियन कश्मीर। उन्होंने ये बोला। अब आप देख लें कि वो लोग, इंडिया तो बहुत दूर की बात, वो लोग कश्मीर पर अब हमारा साथ नहीं दे रहे भाई। वो लोग खुद वीडियोस वायरल करके बोल रहे हैं दिस इज इंडियन कश्मीर, और वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको डेवलपमेंट नजर आ रही है यार, उनको पता लग रहा है दुबई हमारे आजाद कश्मीर में भी तो कर सकता था इन्वेस्टमेंट, क्यों नहीं हुई? क्या किसी को इंटरनेशनल लेवल पर हमारे आजाद कश्मीर के जो खूबसूरत पॉइंट्स हैं, जो फेमस स्पॉट्स हैं, उनका पता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता। आजाद कश्मीर के अंदर कोई आना चाह रहा है? बताए मुझे। या पाकिस्तान के अंदर ही कोई इन्वेस्टर आना चाह रहा है? बल्कि जो है वो भी जाना चाह रहे हैं। हमारे जो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कार इंडस्ट्री की बात करते हैं, अल्लाह अल्लाह करके जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर थी, टोयोटा ने हमें धमकी दी, बोला हम उखाड़ के ले जाएंगे अपना 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 ऑडी के शोरूम को ही जला दिया, ऑडी के शोरूम को ही जला दिया। अभी हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर एप्पल स्टोर क्यों नहीं आता? एप्पल स्टोर भी बेचारा सर पकड़ के यहाँ से जाएगा कि भाई हमें तो जला जला के फेंक देते हैं, हम क्या अपनी तबाही करें, हम अपनी सप्लाई चेन यहाँ पर डिस्टर्ब करें? आप खुद बताएं, यहाँ की नेशन एक्सट्रीमिज्म पर 2 मिनट से पहले उतर आते हैं। जो अपने मुताबिक नहीं होता ना, उसको जला दो, उसको मार दो, बस एक्सट्रीमिज्म पर उतर आओ। कर रही हो, जो बोलते हैं उसके खिलाफ भी तो निकल पड़ते हैं।
उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस डाल के हाँ उसको जी, 10 हाँ जी। डॉलर के अंदर कर दे। हाँ। बेटा दाल रोटी का तूने बड़ा बोल लिया भाई। बहुत बिल्कुल सही, यहाँ बिल्कुल सही। इवन रिबाहा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हर बंदा डरा हुआ है, मैं डर रही हूँ, बाहर डर रही है, हम एक दूसरे से डर रहे हैं क्योंकि कल क्या क्या कौन सा रूल आ जाए, कल कौन सा कानून पास हो जाए, सोई सोई कौन सी तरक्की हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता। तो ये बड़ा एक अच्छा काम भी है और ये एक बड़ा डेंजरस काम भी है, क्योंकि जिस कंट्री को हमारी कंट्री प्रमोट नहीं करती है, जब हम उसके बारे में डिबेट करते हैं, जब हम उसके बारे में राय रखते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई हमारी पार्लियामेंट के अंदर ही कोई ऐसा कानून पास हो जाएगा। और ये जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना राइट विंग वाले लोग हैं ना, इनको जो है ना एक बहुत लंबी सैर को भेज देना है। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बोला शाइला ने। रिबाहा, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम सऊदिया की बात करें, जिसको इस्लाम का गढ़ समझा जाता है, सऊदिया ने, आपको अगर याद हो तो आज से तकरीबन 2 साल पहले अपने नोट पर G20 छापा था, अपने रियाल पर G20 छापा था, बट उनसे ना गलती से जो कश्मीर था वो इंडिया से अलग उन्होंने दिखा दिया था, लाइक लद्दाख और वो कश्मीर अलग दिखा दिया था, जिस पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन की, और विद इन 1 वीक उन्होंने अपने रियाल को अपडेट किया और उन्होंने सारा का सारा कश्मीर, जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है, और लद्दाख, सारा का सारा उन्होंने इंडिया का पार्ट दिखा दिया। मुझे बताएं कहाँ पर इस्लामिक ममालिक हमारा साथ दे रही है? नहीं, कहीं पर भी नहीं दे रही। उनको ऑब्जेक्शन आती है इंडिया की जानिब से और वो बिल्कुल इंडिया का साथ देते, हमारा साथ नहीं देते। अगर वो साथ देते तो आपको लगता है कि कभी रियाल पर जो सारा कुछ है वो इंडिया को शो करवाते? अभी आप खुद भी समझ सकती हैं कि क्लियरली किसके साथ स्टैंड हो रहा है, किसका किसका साथ दिया जा रहा है, किसको दुनिया सपोर्ट कर रही है। ये एक मिसाल ही आपको समझा देती है कि कौन किसके साथ है। बिल्कुल ठीक कहा। ये तो हमारे मामलात इस तरह खराब कर रहे हैं। अभी तो नॉर्वे की जो एक असेसमेंट की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पीपल्स जो हैं वो नॉर्वेजियन पीपल के लिए जो है वो खतरा है। इस तरह की उनकी रिपोर्ट ने ये हमें शो किया है। तो हम खुद ही बिकॉज उनमें देखें, जज्बा बहुत है इसलिए। क्योंकि जज्बा बहुत है ना पाकिस्तान की और सैंक्शंस ये लगाए गए ना, वेस्ट हम पे ये सैंक्शंस लगाता है ना कि हम कभी कुछ बाहर जाके कभी कुछ इलीगल कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, या तो वहाँ की जाके लड़कियों को ट्रैप कर रहे होते हैं। इवन कि यूके की सेक्रेटरी ने ये कहा था कि पाकिस्तानी जो बॉयज हैं वो वहाँ पर आकर लड़कियों को ट्रैप करके उनके साथ गलत बिहेवियर इख्तियार करते हैं। या मैं अब यहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकती। बहरहाल प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। 37 मिनट्स हो गए हैं। इससे पहले शाइला और निम्रा मुझे कहें कि हम जा रहे हैं, तुम बैठी जाओ। तो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग में तो मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि 37 मिनट गुजर जाने के बाद आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बर्दाश्त कर लिया 40 मिनट। और व्यूअर्स, आपने भी हमें बर्दाश्त किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।